आजादी के 76 साल बाद जब भारत 18वें लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है तो मौका है विश्व के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र की चुनावी यात्रा पर नजर डालने का। 90 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं वाले भारत का चुनाव लोकतंत्र ने कई मील के पत्थर पार किए हैं। वर्ष 2019 की पिछले लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया और भारत ईवीएम के जरिए पेपरलेस चुनाव करवाने वाला दुनिया का एकमात्र देश बना। तो दोस्तों आइए जानते हैं लोकसभा चुनाव के विषय में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। 26 नवंबर 1949 को भारत को अपनाने के साथ स्वतंत्र भारत में चीजें तेजी से आगे बढ़ी। 4 महीने बाद सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। इसके साथ देश ने पहला राष्ट्रव्यापी चुनाव कराने के लिए महान प्रयोग शुरू किया। अप्रैल 1950 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम अस्थायी संसद द्वारा पारित किया गया था। वहीं पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच 68 चरणों में हुआ था। वहीं 489 सीटों के लिए 53 राजनीतिक दल और 533 निर्दलीय मैदान में थे, जहां 36 करोड़ 10 लाख 88,090 की आबादी में से लगभग 17 करोड़ 32 लाख 12,343 मतदाता रजिस्टर्ड थे। पहले लोकसभा चुनाव में 45.8% मतदाताओं ने वोट डाले। पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 489 सीटों में से 364 पर कब्जा किया और जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। वहीं पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन ने उस चुनाव को आस्था का कार्य बताया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। उस वक्त एक निर्वाचन क्षेत्र में 1 से अधिक सीटें थीं। इस वजह से 489 स्थानों के लिए 401 निर्वाचन क्षेत्रों में ही चुनाव हुआ, जबकि 1960 से यह व्यवस्था खत्म हो गई। 1 सीट वाले 314 निर्वाचन क्षेत्र थे। 84 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 सीटें और 1 क्षेत्र में 3 सीटें थी। पहले चुनाव में 10.59 करोड़ लोगों ने अपने नेता को चुनकर इतिहास रचा था। अशिक्षित वोटर्स का ध्यान रखते हुए पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की व्यवस्था की गई थी। तब हर पार्टी के लिए अलग बैलेट बॉक्स था, जिन पर चुनाव चिन्ह थे। लोहे की 2.12 करोड़ पेटियां बनाई गई थी और 62 करोड़ मतपत्र छापे गए थे। वहीं अगर कांग्रेस के राजनीतिक दलों के जन्म की बात की जाए तो आजाद भारत का पहला लोकसभा चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच हुआ था। 5 महीनों तक चले चुनाव में उस वक्त सड़क पर गाड़ी के साथ ही बैलगाड़ी भी मौजूद थी। पुराने कांग्रेसी नई पार्टी बनाकर कांग्रेस के खिलाफ उतर रहे थे, तो वामपंथी सशस्त्र संग्राम छोड़कर लोकतंत्र में मत की ताकत के आगे झुक चले थे। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी में जा चुके थे। वहीं पहले लोकसभा चुनावों ने नई राजनीतिक और चुनावी खामियां उजागर कर दी। उन्हीं चुनावों ने बहुदलीय लोकतंत्र के बीज बोए। 1951 के पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का सिलसिला आगे भी चलता रहा, लेकिन अगले कुछ दशकों में नई राजनीतिक संरचनाएं उभरी। 1952 में चुनावी मैदान में उतरे 14 दलों में से 4 ने तो अपना राष्ट्रीय दर्जा बरकरार कर लिया। इन दलों में कुछ के संस्थापक नेहरू सरकार में मंत्री थे, जिन्होंने अपना दल बनाने के लिए इस्तीफा दे दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू कैबिनेट छोड़कर भारतीय जनसंघ का गठन किया, जिसका पुनर्जन्म 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में हुआ। बीजेपी ने न केवल लगातार 2 बार से केंद्र की सत्ता में है, बल्कि इसका दूसरे किसी भी दल के मुकाबले सबसे अधिक राज्यों में शासन भी रहा है। वहीं विनायक दामोदर सावरकर और नाथूराम गोडसे की अखिल भारतीय हिंदू महासभा को कभी भी चुनावी जीत नसीब नहीं हुई। हिंदू महासभा की तरह हरिहर नंद स्वामी करपात्री के नेतृत्व में राम राज्य परिषद ने भी हिंदू राष्ट्र की वकालत की। इसने 1951 के चुनावों में 3 सीटें जीती और बाद में इसका बीजेएस में विलय हो गया। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का वजूद कई टूट के बाद भी बचा हुआ है। इस दौरान कई क्षेत्रीय दलों का भी उदय हुआ। शिरोमणि अकाली दल ने 1952 के चुनाव में 4 सीटें जीती और पंजाब में लंबे समय तक प्रभावी पार्टी बनी रही। आज की तारीख में भारत में 6 राष्ट्रीय दल, 54 क्षेत्रीय दल और 2000 यानी कि 2500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। अब भी सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों कई दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जिनकी जड़ें पहले आम चुनाव में है। वहीं अब जानते हैं कि जब पहली बार लोकसभा चुनाव का नतीजा आया था उसके विषय में। भारत के पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे
जब सामने आए तो कांग्रेस कुल मतों में से 45% मत हासिल किए और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। 17.3 करोड़ मतदाताओं में से करीब 45% ने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटें जीती। इस चुनाव की सबसे खास बात रही कि इसमें शामिल सभी पार्टियों में से कांग्रेस के अलावा सिर्फ 2 ही पार्टी दहाई का आंकड़ा छू सकी। यह 2 पार्टियां भारतीय कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव में 16 सीटें अपने नाम की, जबकि सोशलिस्ट पार्टी के खाते में 12 सीटें गई। वहीं भारत के पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के खाते में सिर्फ 3 ही सीटें आई। कांग्रेस के बाद निर्दलीय ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। वहीं चुनाव में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हार का सामना करना पड़ा। उनकी आरक्षित सीट बॉम्बे से कांग्रेस के नारायण सदोबा कजरोलकर जीत कर आए। जहां कांग्रेस के बाद निर्दलीय ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, तो वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस चुनाव में 16 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन पार्टी का वोट प्रतिशत बेहद कम रहा। वहीं सीपीआई को 3.29% ही वोट मिले, जबकि इस मामले में उनसे कम सीट जीतने वाली सोशलिस्ट पार्टी भाग्यशाली रही। सोशलिस्ट पार्टी के खाते में जहां 12 सीटें आई, तो वहीं उनका वोट प्रतिशत वामपंथी पार्टी से ज्यादा रहा। वहीं अगर यहाँ पे हम महिला मतदाताओं की बात करें तो हमारे पुरखों ने देश में सबको समान अधिकार देने का फैसला किया। तब वोट करने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई। इस उम्र को छूने वाला कोई भी व्यक्ति वोट की अधिकारी हो गया। जाति, धर्म, लिंग, स्थान जैसी किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं। 1980 के दशक के अंत में मताधिकार प्राप्त करने की उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वहीं पहला आम चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण था। इन चुनौतियों में महिला मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाना भी शामिल था। उस युग की महिलाओं ने सामाजिक अवरोधों के कारण अपना पूरा नाम देने से इनकार कर दिया और खुद को फला की माँ या फला की बेटी या फिर फला की पत्नी के रूप में अपनी पहचान बताई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन ने मतदाता सूची में इस तरह के नाम दर्ज करने की अनुमति नहीं दी थी। अनुमान है कि इस कारण पहले चुनाव में 28 लाख से अधिक महिलाएं मतदान नहीं कर सकी। सुकुमार सेन 1957 के दूसरे आम चुनाव में भी सीईसी थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक अभियान शुरू किए और महिलाओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपना नाम बताने की अपील की। इसका असर हुआ कि महिलाओं ने झिझक तोड़कर अपना नाम बताना शुरू कर दिया। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी महिलाओं को मतदान केंद्रों तक लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आयोग ने मतदान केंद्रों पर अलग शौचालयों से लेकर क्रेच तक की सुविधाएं दी। इतना ही नहीं बल्कि कई मतदान केंद्र सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए गए और प्रखंडों में अलग से वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किए गए, जिनमें सिर्फ महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। वर्ष 1962 के चुनाव में महिलाओं के मुकाबले 16% ज्यादा पुरुषों ने मतदान किया था, जो 2004 के लोकसभा चुनाव में घटकर 8.4%, जबकि 2014 में यह और भी घटकर 1.8% रह गई थी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में तो कमाल ही हो गया। इस चुनाव में महिलाओं ने पुरुष मतदाताओं को पछाड़ दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में 67% से अधिक महिला मतदाताओं ने वोट किया। वहीं चुनाव आयोग ने इस पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि 1962 मतदान करने वाले पुरुषों और महिला मतदाताओं के बीच का अंतर 16.71% था और 2019 आते आते पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 0.17% ज्यादा महिला मतदाताओं ने वोट डाले। 1971 के चुनाव के बाद से महिला मतदाताओं में 235.72% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज स्थिति यह है कि हर एक राजनीतिक दल महिलाओं को एक बड़ा वोट बैंक मानने लगा है। इस कारण उनके चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए विशेष ऐलान किए जाते हैं। संसद में भी निर्वाचित महिलाओं की संख्या पहले आम चुनाव में 24 से बढ़कर 2019 में 78 हो गई थी। इसमें और सुधार की जरूरत है, क्योंकि पहले चुनाव में कुल मतदान 44.8% से बढ़कर 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 67.4% हो गया है। चुनाव आयोग इस बात से अवगत है कि प्रवासी और युवा मतदान अभी भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और अपने घर से दूर रहकर भी वो मतदान कैसे कर सके, इस पर चर्चा की जोर पकड़ चुकी है। वहीं अब जानते हैं कि कैसे चुनाव प्रक्रिया धीरे धीरे आसान होती गई। तो पहले आम चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को मतदान केंद्र पर अपने नाम और चुनाव चिन्ह के साथ एक अलग रंगीन पत पेटी दी गई थी। इसका मकसद यह था कि अनपढ़ लोग भी अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डाल सकें।
भारत का पहला लोकसभा चुनाव 68 चरणों में पूरा हुआ और 2019 का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में और 50 दिनों के भीतर खत्म हो गया। वहीं निर्वाचन आयोग के सामने पहली चुनौती मतपेटी की लूट और फर्जी मतदान रोकने की थी। एक ही व्यक्ति बराबर वोट न दे सके, इसके लिए न छूटने वाली स्याही का इस्तेमाल किया जाने लगा। वहीं राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की मदद से विकसित इस अमिट स्याही का उपयोग पहली बार 1962 के चुनाव में किया गया था और यह अभी भी मतदाता के वोट डालने का प्रमुख प्रमाण है। वही चुनाव प्रक्रिया बैलेट से ईवीएम तक कैसे पहुंचा? चुनावी परिदृश्य में सबसे अधिक परिवर्तन 1990 के दशक के अंत में आया, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत की गई। उससे पहले बैलेट पेपर से मतदान के वक्त जबरदस्त धांधली होने लगी थी। मतपेटियों की लूट से लेकर बूथ कैप्चरिंग के जरिए ठप्पामार वोटिंग तक, हर बार चुनावों में चुनावी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली खबरें सुर्खियां बटोर रही थी। पहले वर्ष 2004 में ईवीएम ने पूरी तरह बैलेट पेपर की जगह ले ली। उसी वर्ष लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनावों में पूरी तरह ईवीएम से वोट डाले गए। ईवीएम के साथ वीवीपैट का साधन भी आया। वीवीपैट से मतदाता को पता चल जाता है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को ही गया है या नहीं। इससे ईवीएम हैकिंग जैसी अफवाहों पर लगाम भी लगता है। पहली बार वीवीपैट मशीनें 2024 के नागालैंड चुनाव में लगाई गई। फिर 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में हर बूथ पर ये मशीनें लग गईं। 9 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद आम चुनाव ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 रैंडम ईवीएम के लिए वीवीपैट पर्चियों की गिनती भी बढ़ा दी। ईवीएम और वीवीपैट के कॉम्बिनेशन पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन किसी के पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला, जिस वजह से ये आशंका की वजह बनी हुई है। और इस वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम के लेटेस्ट वर्जन M3 से वोटिंग होगी। अब पोस्टल बैलेट का विकल्प वरिष्ठ नागरिकों को भी दे दिया गया है। वहीं 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में उन नागरिकों के लिए अलग से विकल्प उपरोक्त में से कोई नहीं यानी नोटा देने का आदेश दिया था। अदालतों ने मतदाता जागरूकता सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर ही प्रत्येक उम्मीदवार को अपने चुनावी हलफनामे में अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा करनी होती है। वहीं आदर्श आचार संहिता 1962 के चुनाव से ही लागू है। फिर भी नफरती भाषणों, वोट खरीदने के चलन और चुनावों में धन बल के प्रयोग जैसी कुरीतियां पर भी लगाम नहीं लग पाई है। चुनाव चिन्ह को लेकर 1968 के अदालती आदेश और 1985 के दल बदल विरोधी कानून ने पद के लालच में दल बदल की बुराई बनी हुई है। वहीं चुनाव सुधार की सूची में अभी 50 से सिफारिशें हैं, जो निर्वाचन आयोग साल दर साल हर सरकार को भेजता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।